नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे पाम तेल की, जहां पर खासी गिरावट के साथ कारोबार है। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो 8% फिसला है पाम तेल। क्या है कारण, यहां से क्या रह सकते हैं फंडामेंटल्स, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर पिछला हफ्ता तो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड था, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत सोने ने 2400 के नीचे करी है और चांदी में तो 1% की गिरावट फिलहाल एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है। यहां से कैसी रह सकती है चाल, अगर आप खरीदना चाहते हो तो क्या लेवल्स का इंतजार करें, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे मौसम की, जहां पर स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने मॉनसून तो अच्छा जताया है, लेकिन उसके पहले के ये जो 2 महीने हैं यहां पर अच्छी खासी गर्मी है। क्या है यहाँ पर एज ऑफ नाउ लेटेस्ट फोरकास्ट और किस तरह की हीट वेव्स और किस तरह के अलर्ट्स हैं आईएमडी की तरफ से, वो भी बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजौरिया, जीजेसी के पास्ट चेयरमैन नितिन खंडेलवाल और निर्मल बैंक कमोडिटीज़ के वीपी हेड ऑफ कमोडिटीज़ कुणाल शाह। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्काईमेट के जीपी शर्मा से। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत समय मार्च और अप्रैल यहाँ पर हमने लगातार हेडलाइंस बनते हुए देखी हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मुनाफा वसूली है और आपकी स्क्रीन पर प्राइसेस भी लेकर आना चाहेंगे, जो कि $2400 पर आउंस के अब नीचे कारोबार कर रहे हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप 2365 के लेवल्स? फिलहाल अच्छी खासी मुनाफा वसूली फ्रॉम द हाइज। एक हेल्दी करेक्शन तो बाजार को जरूरत थी ही उसकी, और अब जिस तरह का एनालिसिस है कि इंटरेस्ट रेट कट सितंबर से पहले नहीं होंगे, आपको लगता है प्राइसेस वो भी बेक इन कर रहे हैं? आई थिंक इन शॉर्ट टर्म गोल्ड इज सेल ऑन राइज। मुझे नहीं लग रहा है सब $2400 पे $3000 का टारगेट दे रहे हैं। एक बार तो मुझे लग रहा है ये मार्केट में और करेक्शन आएगा और झटका आएगा। सो मुझे कोई बाइंग करने में सेंस नजर नहीं आ रही है। बाइंग लेवल्स अभी वेट करना चाहिए। एक बार गोल्ड पीक आउट हो गया है ऑलरेडी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ये जो 2400 फ्यूचर में 2440-50 डॉलर का जो हमने हाई लगता हुआ देखा था, वहां पे गोल्ड पीक आउट हो गया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ से नीचे में एक बार 2290 $2300 तक नीचे जा सकता है। सो ये भी मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। मुझे लग रहा है एक बार 4-5% गिरावट धीरे धीरे गोल्ड में आएगी। उसका मेन रीजन ये है डॉलर इंडेक्स 106.10, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.66 चल रहा है एज ऑफ नाउ 10 ईयर। सो फंडामेंटल अभी फिलहाल ज्यादा तेजी नहीं। ज्वेलरी डिमांड सबड्यूड है। और जो लास्ट है जो सेंट्रल बैंक बाइंग, वो नंबर अभी आए नहीं है, बट $2450 पे एग्रेसिव बाइंग आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो सब फैक्टर कुल मिला के यही दिखा रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से आएगी अनटिल कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाता है मार्केट में। अभी आप जियोपॉलिटिकल में भी देखेंगे तो डी एस्केलेशन तो नहीं, पर कोई नया फर्दर वीकेंड में कोई नया मेजर एग्रेसिव अटैक ईरान इजराइल के ऊपर एक दूसरे द्वारा हुआ नहीं है। सो ओवरऑल कुल मिला के सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई है। गोल्ड नीचे जाने वाला है शॉर्ट टर्म में। अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट टर्म के लिए मुझे गोल्ड में मंदी लग रहा है। लॉन्ग टर्म में कोई मंदी नहीं है गोल्ड में। शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे आएगा और यहाँ से $2290-2300 की एक्सपेक्टेशन है मेरी। कुणाल, इंडियन मार्केट्स में फिर इसका क्या मायने होंगे अगर हम यहाँ से और $50-60 की गिरावट देखते हैं? तो भारतीय बाजार जो कि एज ऑफ नाउ जस्ट अबाउट 72,000 होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से किस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी? आई थिंक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है एक बार 70,000 तक के लेवल आपको देखने मिलने चाहिए गोल्ड में। और ऊपरी साइड पे जो 2440 जो 2440 का फ्यूचर में जो हाई लगते हुए देखा था, वो ब्रीच करना डिफिकल्ट लग रहा है। सो जियोपॉलिटिकल न्यूज आते भी है तो छोटी मोटी स्पाइक आती रहेगी, वो स्पाइक में बेचिए। अगर आपको M2M देखने का प्रॉब्लम नहीं है तो 2440 के स्टॉक के साथ इवन करंट मार्केट प्राइस पे बेचिए। मुझे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। आपने बेचा 200-500 रुपये ऊपर जाएगा वो समझ के ही बेचना, पर ध्यान ओवरऑल अभी तेजी का नहीं नजर आ रहा है। ओके, तो एज ऑफ नाउ तेजी नहीं है, भाव बहुत ज्यादा भाग चुके थे, कुछ मुनाफा वसूली तो इन एनी केस बाजार इंतजार कर ही रहा था, और जो ग्लोबल फंडामेंटल्स हैं वो भी अब थोड़ा सा बेरिशनेस की तरफ यहाँ पर इसे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका भी शो में। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो प्राइसेस की चाल? देखिए, कुणाल जी ने काफी बातें बताई है, लेकिन 2-3 फैक्टर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गोल्ड इज ऑलवेज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। सेकंड है कि आप अगर इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक की डिमांड देखेंगे
अभी चाइना ने 2800 टन इंपोर्ट कर लिया। चाइना का जो हाईएस्ट इंपोर्ट पहले चला करता था 1400 टन था, और इंडिया का 800 से 850 टन था। इंडिया ने भी बाइंग करी है, सेंट्रल बैंक ने, अपने रिजर्व बैंक ने, और इंटरनेशनली इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। दूसरी बात, इसमें जो अभी थोड़ा सा जो पुल बैक दिख रहा है, उसके पीछे मेजर रीजन एक और है कि जो पहले इंटरेस्ट रेट अभी जून जुलाई के अंदर कट होने वाले थे, वो अभी थोड़े से प्रोलॉन्ग होते दिख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में आया नहीं है। तो ये बात तो तय है कि इंटरेस्ट रेट कट होना है, इसलिए लोगों ने उसके अंदर भी अपनी पोजीशन बनाने का निश्चय बनाया है। तीसरी बात ऐसी है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा त्योहार जो है अक्षय तृतीया का होता है। अक्षय तृतीया के अंदर जो बाइंग आएंगी, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा है कि ज्वेलर्स लोगों को ये बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। काफी सारे ज्वेलर्स ने अपने कस्टमर के लिए भी अच्छी स्कीम चला के रखी है कि विच इज लोअर। तो ये सारा देखते हुए जो डिमांड अभी निकल के आएंगी 10 तारीख को अक्षय तृतीया की, ये सारा देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक के नीचे रहेगा। हाँ, 2300 2280 तक का एक करेक्शन इंडियन मार्केट में 71,200 से 71,500 तक के मैं देख रहा हूं, लेकिन ये बाइंग के ही मौके रहेंगे। इसको बाइंग का मौका न गंवाते हुए इसमें बाइंग करना चाहिए। तो आप और कुणाल दोनों यही कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली आ सकती है और भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो अच्छा भी होगा क्योंकि तभी भारतीय बाजारों में हम खरीदारी लौटता हुआ देखेंगे, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे, इतने वॉलेटाइल प्राइसेस पे खरीदार भी यहाँ पर हमने साइडलाइंस होते हुए देखे थे। नितिन जी, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन है, फेस्टिवल्स है, अक्षय तृतीया आगे आने वाला है, तो क्या कोई कैलकुलेशन है जो बाजारों ने फिलहाल की है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हम सेल्स में आता हुआ देखेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, ईयर ऑन ईयर सब लोगों के इसमें 12 से लेके 20% तक की सेल में सबकी बढ़ोतरी आई है, और यही फिगर आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से मिलेंगे, ये आपको इंपोर्ट पे देखने मिलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि 12 से 20% के बीच में की जो तेजी डिमांड है वो बढ़ते रहने वाली है। और एक दूसरे को देख के बहुत करते हैं, क्योंकि लोग ये फॉलो करते हैं वर्ल्ड की कि सारी वर्ल्ड की जब सेंट्रल बैंक परचेस कर रही है तो कुछ तो है इसमें। तो हेजिंग के लिए भी काफी लोग इसके अंदर बाइंग के अंदर बढ़ रहे हैं। और एक मैंने देखा है कि येलो ज्वेलरी में डिमांड में कोई कमी नहीं थी, ये पूरे इतने तेज रेट के अंदर भी अच्छा खासा सेल हो रहा था। जो हमारी ऑल इंडिया की एग्जीबिशन हुई जीजेएस शो, उसमें भी अच्छी सेलिंग हुई है। और सेंट्रल बैंक के अलावा अमेरिका डॉलर का जो है इतना सारा बढ़ गया है, ये भी तो करेक्शन होगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बैच का है, सारे ग्लोबल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, टेक्निकली सब देखा जाए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और सेल भी अच्छा रहने वाला है। हम्म। एक फाइनल सवाल नितिन जी, और ये है कि अगर हम ज्योग्राफीज के हिसाब से देखें तो अक्षय तृतीया बेसिकली एक साउथ का फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन अब थ्रू आउट इंडिया एक ऑस्पिशियस दिन के लिहाज से हम यहाँ पर बाइंग देखते हैं। तो कैसी बाइंग आप ज्योग्राफिक के हिसाब से देखेंगे, और दूसरा क्या ज़्यादा बिकवाली है, किस तरह की इन्वेंट्री यहाँ पर लोग बना रहे हैं सेक्टर के लिहाज से? क्या आपको लगता है कि बाजन कॉइन्स या स्मॉल ज्वेलरी बेहतर बिकेगी, या क्योंकि शादियाँ हैं तो हैवी ज्वेलरी ब्राइडल्स भी निकलेगा? तो किस तरह की इन्वेंट्री एज ऑफ नाउ तैयार की जा रही है? देखिए, सबसे ज्यादा तो लाइट वेट की इन्वेंट्री होते जा रही है। अभी एक डिमांड ये भी चल रही है कि अगर इतने रेट ज्यादा बढ़ेंगे, ये खाली मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, कि क्या हम एक कम परसेंटेज का लोगों को गोल्ड, मतलब एक 21 22 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बनाई जाए। आज तक के हमने किसी ने बनाई नहीं, लेकिन एक डिमांड हो रही है कि लोगों को एक राहत मिले, वेट लाइट हो, फिनिशिंग अच्छी हो, ये सब चीजों के लिए, क्योंकि 20 कैरेट अलाउ है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सोने का दिख रहा है कि लाख रुपए तक जा सकता है, तो एक बड़ा मेजर चेंजेस आ सकता है कि लोगों के डिमांड के ऊपर जो अभी 14 18 और 22 की ज्यादा चलती है, 20 कैरेट की ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ सकती है। और दूसरा, लाइट वेट ज्वेलरी की बहुत डिमांड हो रही है। सभी लोगों ने अपने इन्वेंट्री के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी, डायमंड में भी इवन लाइट वेट ज्वेलरी स्टार्ट कर दी है। और आने वाले सीजन की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है होलसेल के अंदर, और रिटेलर्स के अंदर आपस में तो बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, क्योंकि ये जो रेट आए हैं, आज सुबह से लोगों ने बताया कि हमको बाइंग करनी है बहुत अच्छे से। ऑलराइट, तो यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अच्छी हैं, नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके साथ इंडस्ट्री फिलहाल काम कर रही है। और जैसे नितिन जी कह रहे हैं कि लाइट वेट और लो कैरेटेज यहाँ पर शायद एक ट्रेंड रह सकता है आने वाले कुछ समय में, जिस तरह से सोने के प्राइसेस में इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। नितिन खंडेलवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कुणाल, चांदी अब कैसी नज़र आती है? क्योंकि 29 के लेवल्स तो हमने देखे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आते हुए नहीं देखी, और आज तो और भी गिरावट है, करीबन 1.25% की गिरावट के साथ चांदी में कारोबार। यहाँ पर क्या प्राइस व्यूज़ हैं? चांदी में मुझे प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है। कोई, जैसे आई एम अगेन मेंशनिंग, कोई मंदी नहीं है। अगर एक साथ 10,000 रुपये प्राइसेस बढ़े हैं तो 2-3 हजार रुपया घटते हैं, उसे हम करेक्शन कहते हैं। तो वो करेक्शन लग रहा है मुझे मार्केट में, और उसका रीजन ये है कि बॉन्ड यील्ड यूएस में लगातार बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है,
So with the dollar index at 106.10, with bond yields at 4.66, US की 10-year bond yield last week almost 4.4 थी, वो बढ़ के आज 4.66 है, और नीचे में जो 4%, 4.1% थी. सो अगर इतनी एग्रेसिवली बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो एक बार गोल्ड और सिल्वर में उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, और वो हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल में हमने सैटरडे संडे को कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होते हुए नहीं देखा है. तो ये हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप सिल्वर भी अराउंड 80,500 80,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको देखने मिलेगा. 82 400 300 के बीच पे बेच सकते हैं. 83,500 का स्टॉप लॉस रखिए और 80,500 या 80,000 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं. ऑल राइट, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो बेच के काम करें, इन्वेस्टर हैं तो निचले स्तरों का इंतजार करें, आपको एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है. ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन और एक और एरिया जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली, कुछ नहीं, काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है, वो है पाम तेल. संदीप बजोरिया जी, 8% की गिरावट पिछले हफ्ते में, 4500 ऑलमोस्ट छूने के बाद 4000 रिंगिट के नीचे के स्तर. इतनी बड़ी मुनाफा वसूली पाम में आप कैसे देखते हैं? इंडियन बायर्स तो खरीद ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्रूड में भी गिरावट है, उसका भी असर बायोफ्यूल्स पे तो पड़ा ही है. मनीषा जी, आपने सही कहा. अब मैं गोल्ड सिल्वर देख रहा था कि कस्टमर्स सिल्वर के इतने ऊंचे दाम हो गए तो एडिबल ऑयल सस्ते दाम में उनको मिल रहा है. एंड 8 से 10% की गिरावट आई है पीक से, बिकॉज अब वो रमजान का फेस्टिवल पूरा हो गया है, जो वर्ल्ड में दूसरी डिमांड जो जनरेट हो रही थी मलेशिया इंडोनेशिया से, वो उसके कारण से ये मार्केट में गिरावट आई है. और धीरे धीरे अब थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू होना है मलेशिया इंडोनेशिया में. और तीसरा कारण ये था कि सोयाबीन ऑयल की कीमतें अर्जेंटीना ब्राजील से घटी है, उसका भी असर पाम पे पड़ा है. तो कुल मिलाकर पाम में हमने देखा है कि जो 4400-4500 रिंगिट था वो 4000 रिंगिट आ गया है अभी करंट मंथ में, और आगे के महीने में तो 3900-3800 रिंगिट का लेवल है जून जुलाई में. तो ये देखते हुए कीमतों में अब डॉलर वाइज आप देखें तो ऊपर में हमारे यहाँ अप्रैल शिपमेंट का पाम का सीपीओ का काम हो गया था $1060, और वो आज अप्रैल शिपमेंट का भाव है $960-965. तो 95 से $100 की गिरावट हो गई है प्राइस में पाम ऑयल के. और इसी तरह से सोयाबीन की कीमतें देखें तो सोयाबीन की कीमतें ऊपर में हमने देखा था करीबन यही मई शिपमेंट की अप्रैल शिपमेंट की लेवल जो थी वो 1020-30 के लेवल थी, तो आज वो लेवल आ गई है 960 की लेवल. तो उसमें भी $80 की गिरावट आई है. और सनफ्लावर ऑयल में भी ऊपर में हमने देखा करीबन $980-85 का लेवल था, तो वो अभी करीबन 955 का लेवल आया. तो सनफ्लावर में सिर्फ $30 गिरा है, सोयाबीन में $80-90 गिरा है, और पाम में 95 से $100 गिरा है. तो तीनों ऑयल में ये प्राइसेस करेक्शन आया है. जी. और ये करेक्शन अब साउथ अमेरिका में भी सोयाबीन क्रॉप का प्रेशर बढ़ रहा है. तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात है, इट्स अ बिग रिलीफ टू देम. एंड हमारा इंपोर्ट का नंबर जो है वो अच्छी तरह से शुरू है. इंपोर्ट्स मतलब पूरे साल में हमें लग रहा है इस साल के ऑयल ईयर में 164-65 लाख टन का इंपोर्ट हो जाएगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा करीब 100 लाख टन का हो. तो अप्रोक्सीमेटली समझ के चलिए 260 लाख टन की इंडिया में एनुअल डिमांड है वेज ऑयल की. 143 करोड़ पॉपुलेशन का पर कैपिटा कंजम्पशन पर ईयर का 18.5 किलो के हिसाब से ये 260-65 लाख टन बनता है. एब्सोल्युटली. तो संदीप जी, मुझे ये जानना था कि अब तक हम ये देख रहे थे कि क्योंकि सन और सोया सस्ता था पाम से, तो उसकी खरीदारी इंडिया ने जमकर करी है. इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मई जून की भी खरीदारी अभी से यहाँ पर की हुई है. अब जिस तरह से पाम में गिरावट आई है, आपको लगता है इंडिया का इंटरेस्ट अब इस तरफ फिर जाएगा? और यहाँ से अब आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? अगर अगले 2-3 महीने की बात कर ली जाए तो ओवरऑल एडिबल ऑयल का सिनेरियो कैसा लगता है? आपने सही कहा कि हमने इंडिया ने जब पाम बहुत महंगा था, जब 44-4500 रिंगिट का रेट था और 1050-60 था, उस समय सोया और सन ऑयल सस्ते बिक रहे थे. तो इंडिया ने अच्छी तरह से सोया और सन का कवरेज किया है अप्रैल मई जून के लिए. और पाम का कवरेज अभी हमने, जब पाम सस्ता हुआ लास्ट वीक में, तब से पाम का कवरेज हमने बढ़ा दिया है. इंडिया ने करीबन आप समझ के 2.5 लाख टन पाम तेल लास्ट वीक में खरीदा है. एंड तो अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन पाम ऑयल वापस हो गया है. सोया और सन टेम्परेली आउट ऑफ फ्लेवर हो गया है. ओके. और आगे जाके प्राइसेस कैसे रहेंगे? आगे जाके कीमतें इसी तरह से रहेगी, साइडवेज में कीमतें रहेगी. ज्यादा कहीं ऊपर साइड जाने की गुंजाइश बहुत कम है, और डाउन साइड भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है. डाउन साइड भी आप समझ के चलते हैं तो
मेरे ख्याल से फर्दर $30-40 के ऊपर में, मतलब मैक्सिमम पाम में $50 समझिए, सोयाबीन में 30-40 समझिए, और सनफ्लावर में तो सिर्फ $10-20 है। इसके नीचे अब डाउन से डाउन जाने की गुंजाइश नहीं है, ओके, वो अभी ध्यान है। ऑल राइट संदीप जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आने के लिए और बहुत ही विस्तार से वो समझाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम की करेंगे। और हमारे साथ स्काईमेट से मिस्टर जीपी शर्मा जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा नमस्कार। और जी हाँ, सीवियर हीट वेव्स नहीं है, लेकिन नॉर्मल हीट वेव्स अभी भी हैं और कुछ अलर्ट्स अब भी जहाँ पर जारी हैं। इस हफ्ते को कैसा मान के चलें? धन्यवाद मनीषा। देखिए, अभी करीब करीब अप्रैल के एंड में आ रहे हैं हम, लास्ट वीक में, तो काफ़ी जाहिर सा है कि गर्मी तो बढ़ेगी। और अभी आज के दिन में कहें तो जो हीट वेव कंडीशन और कुछ पॉकेट में सीवियर हीट वेव कंडीशन, वो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी बंगाल के जो नीचे तरफ तराई वाले क्षेत्र हैं, जैसे मालदा, बांकुरा, इसके साथ ही साथ इवन उड़ीसा तक भी, जैसे बारीपाड़ा है, बंगाल का पानागढ़ है, इन क्षेत्रों में तापमान 44-45 डिग्री तक है, जो कि सामान्य से लगभग 6 डिग्री या उससे ज्यादा है। तो सीवियर हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। हालांकि पिछले 2 दिन की बात करें, 24 घंटों की भी बात करें, कुछ वर्षा जरूर हुई है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, साथ लगे हुए छत्तीसगढ़ में भी हुई है, उड़ीसा में हुई है, उड़ीसा के भीतरी भाग जो है उनमें भी हल्की वर्षा हुई है। लेकिन बात यह है कि वर्षा बहुत हल्की होती है, और जो भी होती है वो देर शाम को होती है, और अगले दिन सुबह तक एक बार फिर से पारा बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक बार दोपहर को फिर से गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति अभी बनी रहेगी। हालांकि उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत झारखंड, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्म जो था वो झारखंड में, ईस्ट सिंहभूम का क्षेत्र है, वो लगभग 46 डिग्री तापमान वहां रहा। तो आने वाले दिनों में ऐसा है कि हल्की वर्षा तो हम जरूर कह सकते हैं 22, 23, 24 को उड़ीसा और उसके साथ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उसके साथ इवन झारखंड या पश्चिमी बंगाल का, लेकिन बहुत सामान्य सी हल्की सी वर्षा होने की संभावना रहेगी इन क्षेत्रों में। तापमान में गिरावट आएगी, 2-3 डिग्री, 40 से ऊपर रहेंगे, 2-4 डिग्री तक गिरावट जरूर आ सकती है। लेकिन मेरा ज्यादा कंसर्न जो है आने वाले दिनों का, जैसे आपने कहा इस सप्ताह में कैसा रहेगा, जैसे जैसे हम सप्ताह के अंत तक की ओर चलेंगे, और इस महीने के आखिर के दिनों में और मई के शुरुआत में गर्मी और बढ़ जाने वाली है, और देश के लगभग काफी सारे क्षेत्रों में एक साथ गर्मी बढ़ेगी। देश के केवल आप छोड़ दीजिए उत्तरी भाग, जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्र जो है उनको छोड़ दीजिए, और फुटहिल्स को, बाकी सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाने वाले हैं। 40 से पार तो बहुत ज्यादा क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। जी ऑल राइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल्ड में बताने के लिए कि क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो गर्मी आगे भी बरकरार रहेगी और ज़्यादा ही बढ़ेगी, और 40 डिग्रीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारी राज्यों में, जैसा कि एज ऑफ नाउ अनुमान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह की वाटर रिजर्वॉयर्स की स्थिति है वो काफ़ी वीक है, और एक नेगेटिव वहाँ पर देखने को मिल रहा है शायद। जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा कि बारिश काफ़ी इलाकों में होगी, लेकिन शाम को होती है और अगले दिन हम वही पारा यहाँ पर चढ़ता हुआ देखते हैं। और ये लेटेस्ट है CWC की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 150 रिजर्वॉयर्स जिन पर वो नज़र रखते हैं, ओवरऑल जो एक्टिव वाटर कैपेसिटी है वो 31% पे है। यानी कि पिछले हफ्ते 33 था, उसके पिछले हफ्ते 35 था। तो ये लगातार हमने जो वाटर लेवल्स हैं वो गिरते हुए देखे हैं, और जिस तरह की गर्मी है, अगला 1-1.5 महीना यहाँ वाला ऑफकोर्स चिंता वाला रह सकता है। कुणाल, ऑफ कोर्स कोई मेजर प्लांटिंग सीजन एज ऑफ यहाँ पर नहीं है एक्सेप्ट फॉर रोटेटिंग क्रॉप्स, लेकिन एग्री में कोई स्पेशल ट्रेड जो आपको लगता है इसके चलते देखने को मिल पाएगा? जी, एज ऑफ नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल ऑन वेदर, बट मेरी राय में टर्मरिक ही अच्छा लग रहा है मुझे। टर्मरिक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, तो फंडामेंटल तेजी के है। अगर थोड़ा बहुत भी मानसून में हीट वेव कंटिन्यू रहता है या वेदर इरेटिक रहता है, तो टर्मरिक के प्राइस जोर से बढ़ जाएगा। टर्मरिक में तेजी कर सकते हैं। ओके, टर्मरिक में ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते हमने लगातार यहाँ पर अपर सर्किट्स लगते हुए देखे भी थे, कुछ मुनाफा वसूली उन लेवल से, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर उभर रही हैं। एक और सेक्टर जहाँ पर नजर डालनी चाहिए, एंड कुणाल वो आपका वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स भी है, वो है मेटल्स, जहाँ पर तेजी बरकरार है। स्पेशली कॉपर में नए 22 महीने के हाईज हमने यहाँ पर न्यूयॉर्क में बनते हुए देखे थे। जी सो आई थिंक और जो है कॉन्गो में माइन में स्ट्राइक होते हुए देखिए आज मॉर्निंग में, उसके कारण मॉर्निंग में कॉपर ने रिएक्ट किया था। और
मेटल्स में ओवरऑल चाइना रिकवरी, रेट कट का नैरेटिव ऑलरेडी प्ले हो गया है. So I think 90% of the rally is done in all of these metals for the time being. एग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मौजूदा स्तरों से. छोटा मोटा करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, क्योंकि एक चीज आप कमोडिटी के लिए समझिए, स्ट्रॉन्ग डॉलर और हायर बॉन्ड यील्ड्स, ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है फ्रेश लॉन्ग्स करने के लिए ये लेवल्स पे. सो मैं आज ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 850 के आसपास आप बेच सकते हैं कॉपर, कॉन्ट्रा कॉल है. 856 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे में 840 835 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं. इवन दो द न्यूज इज पॉजिटिव, वी आर रिकमेंडिंग टू गो शॉर्ट बिकॉज ऑफ द हायर बॉन्ड यील्ड्स. पॉइंट टेकन की 90% की तेजी यहाँ पर आ चुकी है. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करें, अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा ज़रूर लेके जाएं घर पर. एक फाइनल सवाल एनर्जी पे, और यहाँ पर जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है कुणाल, क्रूड पिछले हफ्ते 3% टूटा और आज भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हुई नजर नहीं आ रही हैं. 1.5% की गिरावट आज फिर से. जी हाँ, आई थिंक ऑयल में है जो जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन नहीं हुआ है वीकेंड में, वो सबको डर लगता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, सुएज कैनल बंद हो जाएगा. ये सब जो फियर थे वो निकल गए, और इसी के कारण ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा नहीं है, उसका जो प्रीमियम बिल्ट हुआ था $5 से $8 का, वो प्रीमियम पूरा इरोड हो रहा है. सो ऑयल भी अराउंड 6,820 के आसपास बेच सकते हैं, और ऑन द डाउन साइड 6,700 6,680 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं. ओके, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है. आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट के साथ कच्चे तेल में कारोबार है, तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कुछ बहुत प्रेशस मेटल्स में और एनर्जी में यहाँ पर आगे जाकर भी देखी जा सकती है. कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज के लिए भी. इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी बाजार की.